आपका संजय खान कोचिंग क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो आपकी भेज रहे हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखते चलिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th नीट एग्जाम, अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केमिस्ट्री से यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम में भी 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नीट में भी 25 से 30% क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा याद करने वाला पार्ट है, इसे आप समझिए, याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आज चलिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। जैसे ही आप नाम से देख रहे हो कार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक रसायन किसकी शाखा है? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को बोलते हैं हम कार्बनिक रसायन। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की। कार्बनिक यौगिक प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले यौगिक, इनकी संख्या लाखों में है। और कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो अवधारणा वो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन कार्बनिक यौगिकों को जो बताया था, सबसे पहले बताया था बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के द्वारा होता है, जिसे हम बर्जीलियस का जैव सिद्धांत कहते हैं। यानी कार्बनिक यौगिकों के बारे में जो सबसे पहले बात कही थी वो किसने कही थी? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस का सिद्धांत। बर्जीलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का यानी दुनिया में, यानी संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, संसार में समस्त, संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं द्वारा होता है। जीव जंतुओं द्वारा होता है। द्वारा इसे हम बर्जीलियस का, बर्जीलियस का जैव सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कि संसार में जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन समस्त कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतु यानी जीवित प्राणियों से होता है। इसे हम बर्जीलियस का जैव सिद्धांत कहते हैं। काफी समय तक ये बर्जीलियस का सिद्धांत चला।
लेकिन एक साइंटिस्ट थे सन 1828 में, एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर, वो प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सन 1828 में फ्रेडरिक वोलर प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया, आकस्मिक रूप से यानी अचानक यूरिया का निर्माण हो गया। और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। जब उन्होंने देखा कि अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर अचानक यूरिया का निर्माण हुआ, तो उनकी समझ में यानी अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया। और बर्जीलियस कह रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीव जंतुओं द्वारा होता है। तो फ्रेडरिक वोलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण अकार्बनिक यौगिकों से कर दिया। इस प्रयोग के द्वारा बर्जीलियस के जैव सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। तो देखो क्या किया था फ्रेडरिक वोलर ने सन 1828 में, फ्रेडरिक वोलर ने प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, इसका फॉर्मूला होता है NH4CnO। क्या कर रहे थे सन 1828 में फ्रेडरिक वोलर प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे। अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर अचानक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हो गया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। नीचे दिख रहा है, अकार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण हो गया। और बर्जीलियस कह रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं द्वारा होता है। फ्रेडरिक वोलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किसके द्वारा, अकार्बनिक यौगिक के द्वारा होता है। इस प्रयोग से जो बर्जीलियस का जैव सिद्धांत था, इसका अंत हो गया। यानी एक एक्सपेरिमेंट द्वारा जो बर्जीलियस अपना जैव सिद्धांत दे रहे थे, इस जैव सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। तो जैव सिद्धांत के अंत में जो योगदान है वो किसका है, फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, जिनमें साइंटिस्ट थे बर्थेलो कोल्बे। सन 1845 में आए आपके कोल्बे। सन 1845 में कोल्बे ने एसीटेटम, इसका फार्मूला होता है CH3COOH, एसीटिक अम्ल का संश्लेषण किया। संश्लेषण मीन्स होता है अपने अवयवी तत्वों द्वारा किसी यौगिक का निर्माण करना, वो कहलाता है संश्लेषण। सन 1845 में कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। इनके बाद एक साइंटिस्ट है बर्थेलो ने सन 1856 में
मेथेन का संश्लेषण किया। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मेथेन का संश्लेषण किया। इन प्रयोगों द्वारा बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, अंत हो गया। और बर्जीलियस के जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने से, यानी इसके समाप्त होने से कार्बनिक यौगिक की एक आधुनिक परिभाषा की उत्पत्ति हुई। तो चलिए देखते हैं हम कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। इसे साफ कर दें। भरमा समझ में नहीं आ रहा था। कार्बनिक यौगिकों की या कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत के अंत होने से, यानी समाप्त होने से कार्बनिक यौगिकों की एक आधुनिक परिभाषा की उत्पत्ति हुई। क्योंकि बर्जीलियस एक ही बात कह रहे थे कि कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण है वो केवल जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, लेकिन फेडरिक, कोलवे, बर्केलो इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीव जंतुओं के द्वारा अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है। तो इसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों की एक आधुनिक परिभाषा बनी। चलिए देखते हैं वो परिभाषा क्या है। वे यौगिक जिनमें कार्बन एक विशेष तत्व के रूप में, उपस्थित होता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन एक विशेष तत्व के रूप में उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है? आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट का होता है CO3 -। कार्बोनेट में भी कार्बन उपस्थित है, सही से लेना। कार्बोनेट में भी कार्बन उपस्थित है, लेकिन कार्बोनेट को हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। इसके बाद आता है बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम सुनाओ, खाने वाला सोडा। बाइकार्बोनेट को सिंबल होता है HCO3-। इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसे भी हम कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसके बाद साइनाइड का सब नाम सुना होगा, सबसे खतरनाक है साइनाइड। इसका सिंबल होता है Cn-। इसमें भी कार्बन उपस्थित है, इसे भी हम कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखते। यानी इनको छोड़कर, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़कर वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
मुख्य रूप से जो कार्बनिक यौगिक हैं वो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक तत्व आपका कार्बन और दूसरा तत्व हाइड्रोजन। यानी जो कार्बनिक यौगिक हैं केवल दो तत्व से, मुख्य रूप से दो तत्व से मिलकर, तो बहुत तत्वों से, लेकिन मुख्य रूप से दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं, मुख्य रूप से, अधिकांश नहीं, मुख्य रूप से ज्यादातर कार्बनिक यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ यौगिक, कुछ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन भी उपस्थित होते हैं, जैसे मैथिल क्लोराइड CH3Cl, मैथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये भी कार्बनिक यौगिक है। इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन भी है। तो हम कह सकते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व, जैसे बता चुके हम आपको कौन कौन से, नाइट्रोजन, मेथिल साइनाइड, CH3Cl, यानी कार्बन भी उपस्थित है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है, फिर कार्बन भी उपस्थित है और साथ में नाइट्रोजन भी उपस्थित है। लेकिन मेथिल साइनाइड को हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे, क्योंकि साइनाइड को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मेथिलमीन। एथिलमीन फार्मूला मेथिलमीन का होता है CH3NH2, एथिलमीन C2H5NH2। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, उसके अतिरिक्त उसमें नाइट्रोजन भी है। यानी कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, CH3OH, C2H5OH, इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, इसके अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन, सल्फर, थायो अल्कोहल, फास्फोरस और हैलोजन तत्व भी उपस्थित होते हैं। हैलोजन तो सब बच्चे जानते हो, कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बारात आई, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन भी उपस्थित होते हैं। यहां नहीं लग रहा, ऊपर देखो, हैलोजन भी उपस्थित होते हैं। इन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनका नाम है, ये हाइड्रोकार्बन के, यानी हाइड्रोजन और कार्बन तो उपस्थित है, ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं।
ये हाइड्रोकार्बन के क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न। तो कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा क्या हुई? वे यौगिक जिनमें कार्बन एक विशेष तत्व के रूप में, जिनमें कार्बन एक, सॉरी यार के लिख दो, जिनमें कार्बन एक विशेष तत्व के रूप में उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ अपवाद हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड को छोड़कर बाकी जितने यौगिक हैं जिनमें कार्बन उपस्थित है वो सभी कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे, मीथेन CH4, एथेन C2H6। कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन। हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें याद करने का तरीका है फिर कल बारात आई, ये भी उपस्थित होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप, ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया मेथिल अल्कोहल, एक और ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3OH, एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। नाइट्रोजन ले लिया तो बन गया मेथिलमीन। कार्बन की संख्या बढ़ा दी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा दी तो बन गया एथिलमीन। यानी इनमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी उपस्थित है। हैलोजन जोड़ दो, CH3Cl जोड़ दिया मेथिल क्लोराइड, C2H5 में Cl जोड़ दिया तो एथिल क्लोराइड। ये सभी यौगिक आपके हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। सभी बच्चे नोट्स बनाते चाहिए, और जहाँ कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड कराते रहिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। यदि किसी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो, लाइट की प्रॉब्लम, वॉइस की प्रॉब्लम, तो वो भी प्रॉब्लम कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सही हो जाएगी। जिन बच्चों को भी नोट्स बनाने हैं वो बनाइए, इसकी शॉट लीजिए। देखिए इसके हाथ देखिए, साफ करें। देखिए कार्बनिक यौगिक के बाद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अभी हम बता चुके हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। वे
हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं ये हम आपको बाद में बता रहे हैं। इसके अंतर्गत एल्केन्स आते हैं। क्या एग्जाम्पल देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, मेथेन, ये तो सिंगल ही कार्बन है। ये भी कह सकते हैं ऐसे यौगिक जिनमें केवल एक ही कार्बन पाया जाता है। ये भी कह सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, मेथेन। C2H6 इसे ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम होता है एथेन। इट इज और भी बहुत सारे, अरे मेथेन और एथेन ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं। द्विबंध उपस्थित हो या त्रिबंध उपस्थित हो या दोनों उपस्थित हो, द्विबंध भी उपस्थित हो और त्रिबंध भी उपस्थित हो, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत एल्कीन्स